Very warm welcome to all parents and my dear colleagues on this bright, sunny, beautiful Sunday morning. So, let me brief you about how we are going to go ahead with this meeting. We will be having a small, brief talk of 10 to 15 minutes didactic from each speakers first, followed by some questions and answers. The questions which are raised by parents being answered by the expert panel. And the third session would be interaction with the therapist about their kids if you are comfortable to discuss about your kids on this platform. So I begin by calling on Mr. Kundan for his talk on developmental stages of speech and language. And Mr. Kundan Yadav is a speech and language pathologist. So, sir, you can begin. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. My name is Kundan, as a speech language pathologist. Today, my topic is developmental stage and speech and language. So, actually, I want to talk with कि लैंग्वेज की जर्नी कैसे चलती है या लैंग्वेज कैसे स्टार्ट होता है, कितने स्टेजेस कंप्लीट करता है और इस इन दैट जर्नी क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे वो होना चाहिए, अगर वो मिस हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशनल स्किल्स, मतलब बेसिक बात करें तो फाउंडेशन होना चाहिए। ये जो चार मैंने पॉइंट्स डाले हैं, ये बच्चा बाय बर्थ माँ के पेट से लेके आता है। जैसे हियरिंग उसको होना चाहिए बाय बर्थ, अटेंशन जो वो सुन रहा है, लिसनिंग जो वो सुन रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं, और विजुअल अटेंशन की चीज़ों को देख रहा है और नहीं। ये सारी चीज़ें फाउंडेशन स्किल्स में ही आ जाती हैं, बेसिक्स है। इसके बिना लैंग्वेज नहीं आगे रन कर सकता। आपको ये चार चीज़ें बाय बर्थ स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू हम पता करते हैं कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। जब फर्स्ट स्टेज इज गुड, सब कुछ बढ़िया है, उसके बाद हम सेकंड स्टेज पर बच्चा जाता है, वो है प्री वर्बल कम्युनिकेशन। मीन्स कि अब यहाँ से जो वो स्टिमुलस रिसीव कर रहा है, चाहे वो सुन के हो रहा हो या वो देख के हो रहा हो या जो भी अटेंशन के थ्रू हो रहा हो, तो वो फर्स्ट बेबल स्टार्ट करता है। और बेबल के भी कई स्टेजेस हैं। पहले फर्स्ट साउंड बेबल करता है बा बा बा, फिर डबल साउंड जो है बेबल करना स्टार्ट करता है बा 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 पेयर में, फिर ट्रिपल साउंड पे भी जाता है। इस तरीके से जो बेबलिंग है उसके 3 स्टेजेस हैं, वो बच्चा पूरा अचीव करता है। बेबल के बाद फिर बच्चा वोकलाइजेशन में चला जाता है कि अपनी फीलिंग्स वगैरह को शेयर करता है थ्रू कुछ एक साउंड क्रिएट करके। अगर उसको पेन हो रहा है तो वो एक बहुत क्रैंकी टाइप का रोना करेगा, या बहुत हैप्पी है तो वो एक अजीब टाइप मतलब एक स्माइल करने की कोशिश करेगा, आपको मुस्कान देगा, इस तरीके से। उसके बाद स्टेज टू में टर्न टेकिंग था कि आप अगर कोई राइम्स वगैरह अगर उसको कुछ सुना रहे हो तो समटाइम्स वो उसमें शामिल भी हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं स्टेज 2 में। नेक्स्ट में उसके थर्ड स्टेजेस की वो सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। मीन्स जैसे पापा जॉब पे जा रहे हैं तो रोज आप अगर आपने उसको बाय सिखा दिया है या उसको बाय की समझ है तो वो ऑटोमेटिकली बाय कर देगा। या आप आ गए ऑफिस से, उसने देख के स्माइल दे दिया तो उसको समझ में आ गया कि समवन जो मेरा नोन है या ये मेरे साथ खेलते हैं, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो खुश है। या जिसके साथ अनकंफर्ट है तो वो रोना भी स्टार्ट करता है, नहीं मुझे इसके पास नहीं जाना है। इस तरीके से जो वो बच्चा सिचुएशन रीड कर लेता है। देन 3 स्टेज कंप्लीट करने के बाद जो फोर्थ स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज एक्चुअली 2 टाइप्स होती हैं, एक वर्बल लैंग्वेज, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज। पहले नॉन वर्बल लैंग्वेज बच्चा अचीव करता है, फिर वो वर्बल लैंग्वेज पे जाता है। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज में वो इशारों से, हिंट्स से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो पॉइंटिंग हो, गेस्चर्स हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो। इन सब नॉन वर्बल टूल्स के थ्रू वो अपने मैसेज को आप तक ट्रांसफ़र करता है और आप फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, इसको क्या चाहिए और कैसे इससे कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट हाँ हाँ, उसके बाद जब नॉन वर्बल स्टेज कंप्लीट हो गया, देन बच्चा समथिंग जो वर्बल साउंड्स है उसको अंडरस्टैंड करने लगता है। ये एक अच्छा स्टेज, मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है कि आप जैसे डॉग का साउंड है या व्हीकल साउंड्स हैं या मिल्क है, तो
काउ है, मिल्क है, इस तरीके की चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। आप अगर किसी चीज़ को मना करते हो तो वो इमीडिएटली उसको छोड़ भी देता है कि आपको वो नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उसको वर्ड्स की आने लगती है, और इसको रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलेंगे कि हाँ, अब उसकी रिसेप्टिव जो है इम्प्रूव हो रही है। देन रिसेप्टिव के बाद ही एक्सप्रेशन आता है। अगला स्टेज एक्सप्रेशन है कि वो सुन रहा था पिछले, अगर 8 महीने की जर्नी को देखें, जो 5 स्टेज में उसने एक जर्नी किया है, और फर्स्ट टाइम जाकर 8 मंथ्स, 9 मंथ, 10 मंथ्स के अप्रोक्स में बच्चा जाके कुछ प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड्स निकालना स्टार्ट करता है। मम वाटर बोल दिया, या और भी जो भी नीड्स है उसको वो इमिटेशन के थ्रू, कॉपी के थ्रू सम न्यू वर्ड्स उसके मुंह से निकलता है, जो अंडरस्टैंड में होता है पेरेंट्स को कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसने क्या बोला है। थोड़ी क्लियरिटी के साथ फर्स्ट टाइम वो स्टेज 6 में जाके बोलता है। नेक्स्ट में देन जब फर्स्ट वर्ड बोलने लगता है तो उसके बाद वो फंक्शनल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ता है कि फर्स्ट वर्ड जैसे एप्पल है, फंक्शनल कम्युनिकेशन में आ गया दे दो, एप्पल दे दो। इस तरीके से वो 2 वर्ड को ज्वाइन करके या 3 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक फ्रेज बनाता है। फ्रेज के बाद थोड़े बहुत ग्रामर्स यूज करके है, नहीं है, इस तरीके से वो एक सेंटेंस फॉर्म भी करता है। बीच में एडजेक्टिव भी यूज करता है। ये सारा स्टेज 7 में कवर होगा कि बिग एप्पल है, स्मॉल बॉल है, या मुझे बड़ा वाला टेडी चाहिए। इस तरीके से वो एडजेक्टिव का यूज करके एक पूरा फ्रेज सेंटेंस को फॉर्म करने की कोशिश करता है। देन है सिंपल कन्वर्सेशन मीन्स, यहाँ पे स्टेज 8 में फर्स्ट टाइम बच्चा ना WH जो है वो आंसर करने लगा। तुमने क्या खाया, के कहाँ गए थे, इस तरीके के वाई, वेयर, हाउ, इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और सिंपल रिप्लाई भी देना लगता है सिंगल वर्ड्स में। WH का स्टार्टिंग रिप्लाई सिंगल वर्ड्स में होता है, फिर धीरे धीरे जाकर उसको बड़े एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। देन है स्टेज 9 कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन। यहाँ पर ये एक्चुअली मेन स्टेज है जहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, क्योंकि बच्चा अपने पास्ट को एक्सप्लेन करने लगता है कि आज उसके साथ स्कूल में क्या हुआ, अगर किसी ने उसको मारा है या बैड बिहेवियर हुआ है या कुछ भी हुआ है, वो आपको अपने पास्ट में आके बताता है। चाहे वो 1 दिन पुराना हो, 2 दिन पुराना हो, 10 डेज ओल्ड हो, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और एक अच्छा खासा स्टोरी प्लान करता है। समटाइम्स कभी उससे गलतियां भी हो जाती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे ब्लेम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो झूठ बोलना भी अब धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। इट इज़ गुड कि वो झूठ बोल रहा है, एटलीस्ट लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहा है। ये सारी चीज़ें वो स्टेज 9 तक में कंप्लीट कर लेता है। और लास्ट स्टेज है आर्टिकुलेशन का, कि क्लियरिटी ऑफ स्पीच क्या है, कोई शाह सा इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, या जा साउंड में उसको कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, ट्रिल वर्ड्स हैं, ब्लेंडर्स वर्ड्स हैं, जैसे प्रकृति, उसमें थोड़ा सा जो र है वो डिफिकल्ट टाइप से आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को स्टेज 10 में कंप्लीट कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें वो एक नॉर्मल चाइल्ड 7 ईयर्स तक लैंग्वेज पूरी अचीव हो जाती है। अगर ये सारी चीज़ें 7 ईयर्स तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब बच्चा कुछ लैंग्वेज में वो डिले कर रहा है। ये ओवरऑल ये 10 स्टेज है जो 7 ईयर्स तक हम कवर करते हैं। Okay. Thank you, sir, for your presentation. थैंक यू। Sir, it was really very informative. I never knew that there were 10 stages in the development. I thought only 3 stages. पहले words निकालता है baby, then non-verbal communication होता है और फिर सीधा verbal में आ जाता है. So it is very eye-opening to see that in order to develop your language and speech, the child has to go through these 10 steps in order to get a clear and understanding speech. Yes. Thank you so much, sir. Now, sir, just give me 1 minute before I again start presenting. Uh, yeah, so I think I could hear some people, some sounds, but I think nobody is there. So we'll go ahead again with the next presentation. Can you see the screen? Yes. You can see the sir's last screen, Yes. right? Okay. So, Smriti ma'am, now you can begin with your presentation. And Smriti ma'am is a consultant occupational therapist, and today she will be speaking about uh, occupational therapy for children. Thank you, ma'am. Please begin, ma'am.
Thank you. Good morning, everybody. I'm Smriti Grover. I'm a consultant occupational therapist, and today we'll be talking about what exactly is OT. So, OT for a lot of parents and children is a new term, but then I would want to ponder on exactly OT में होता क्या है. So, OT basically helps children in getting a lot of things done. For example, if you want your child to be independent in daily life, in daily activities where they are eating, dressing, writing, playing, and doing age appropriate activities, there OT comes in. सो ओटी जैसे हमें बाकी स्पेयर्स या सेक्टर्स पता हैं कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो हमें स्पीच थेरेपी के लिए जाना है या बिहेव नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ जाना है. ओटी हैज थिंग्स विच मे नॉट बी सीन. सो वेयर यू से दैट मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं, द चाइल्ड इज नॉट गिविंग appropriate attention on the task, इधर उधर देखता है बच्चा, आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, बात बात पे टैंट्रम शो करता है, या फिर you are not able to understand a particular behavior that the child is showing. Probably you need an OT care or an OT assessment or an OT spectacle to view that. So कुछ चीजें जो ब्रेन में होती हैं और सामने आती हैं and which is not, you know, you don't have an answer to that straight away. Probably that's what the OT area is. OT basically starts to work with children from maybe 6 months, 3 months, when they are doing some behavior changes or developmental milestones पे काम कर रहे होते हैं. Occupational therapist can work with children of at day one also. So we will be working on tactile stimulation, we will be working on physical milestones, we will be working on changes, looking at the environment, eye contact, so many things that the child starts to develop in the first year of its life. Now when the child is 1 plus or 2, we see if the child is walking properly, staircase climb अच्छे से कर रहा है, बॉल किक कर रहा है, क्या अपने बॉडी पार्ट्स को, हाथ और पैर को क्या एक साथ यूज कर पा रहा है, आर दे एबल टू फोकस, अटेंड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. सो ऑल दैट ऑफ इट इज OT. Now what do we do in OT? We are basically doing sensory play. एंड यू वुड थे कि आप तो बच्चे के साथ खेल रहे हो, आप तो बच्चे को बॉल कैच करा रहे हो और ट्रैम्पोलिन पे जंप करा रहे हो या झूला करा रहे हो, ये तो हम भी कराते हैं पार्क में. It definitely looks like play, but these play or structured activities are focused towards a goal that we have created for your child. It is not a free play. ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को आधा घंटा झूला ही कराएंगे. We would not want the child to do only one thing, but we would interact with the child, let the child interact with the environment so that जो डेफिसिट एरिया हैं या जो एरियाज ऑफ कंसर्न है हम उसको कॉपी कर पाएं या हम उसके साथ बच्चे को इम्प्रूव कर पाएं. सो इट लुक्स लाइक प्ले, बट इट इज वेरी थेराप्यूटिक. लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, बट शायद बहुत कुछ कर रहे हैं. मे बी इन ड्यू कोर्स यू वुड सी दैट ओके, माई चाइल्ड इज मे बी अटेंडिंग बेटर, माई चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग इन फॉलोइंग डायरेक्शंस better. So all of that is a part of OT. We basically use activities which may be puzzles, physical activities, obstacle course, pretend play, talk more, direct more, and we actually help them enjoy the session. So usually learners who are happy learn much better than other children who are being forced to do it. So OT is all about child centered play. Ma'am, we can go to the next slide. So there are concerns which are called sensory concerns. Now, sensory concerns, as we know, we have five senses in the body plus two, which are not seen, which is the movement sense and the joint sense. So we see sometimes the children who are extra sensitive to a particular thing, that may be touch, that may be noise, that may be things around them. They would stack things in a particular order and you think ये तो बहुत अच्छा है, बार बार एक ही चीज कर रहा है, but probably they need to learn more. Some children may seek movement so much, they would be just around you every time, they would not want to sit. Now, all these things after a particular threshold. So, some things are normal, like you would say children till 3 years would be a little more active. But then you would also want them to sit. You would also see them sitting and focusing on a book or reading something or sitting and eating. Now,
when they are doing this for a long time or at much higher frequency, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है या बार बार सेम चीज़ें दिखती हैं, we probably see that as a sensory concern. We want to see whether the child is having it appropriately developed, this system is appropriately developed or no. So that is basically sensory area or concern. एंड हम उसमें देखते हैं कि बच्चा बहुत जंप कर रहा है, स्पिन कर रहा है, क्रैश कर रहा है, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही, बार बार थ्रो कर रहा है. तो थिंग्स विच आर नॉट नॉर्मल और टिपिकल वी शुड से कैन बी चेक बाय ओटी. एंड यूजुअली ओटी में ये एरियाज को हम इस पे हम काम कर सकते हैं. एंड ये वाले एरियाज jumping, seeking other things, doing things more and more usually affect their attention, behavior, and coordination, and also a lot of times affect their language and speech as well. Now we can go to the next slide, and here we will be talking about how an OT supports sensory needs. So what we are basically doing is definitely we are helping the child learn and unlearn. We are also helping the child reduce their sensory needs so that they are able to regulate them. So how I say regulate, basically I would want the child to focus when asked, play when asked to do, or remain calm in surroundings when the parents or therapist or their caregivers are around. So we would say that activities like swing, trampolines, a lot of textures, physical activities would help a overreactive child and activate their systems so that they are able to respond appropriately to the environment. A lot of things usually helps focus, behavior, sleep, and daily routines. It also helps adults. But then, since we are talking of occupational therapy in children, I would want to tell all of you that all these things done regularly at a frequency and under a direct guidance of a certified occupational therapist would yield results. And in fact, we have seen a lot of results in children who had come uh, complaining of restlessness or behavior concerns. They have calmed down, they have started to respond. And also, we see these results not only in home settings but in school as well. So I would want to encourage, in case there are concerns that you would want to talk about, you would want to talk to the therapist independently, or you would want to discuss here, you're welcome to do so. uh, Ma'am, I think I am through with my slide. Thank you so much, Smriti. And we will go to the next talk by Ma'am Meenu Ma'am. And today she will be speaking about children's pre-writing skills. Meenu Ma'am, you can take over. Thank you, ma'am. Good morning, all. I am a special educator and I am done my diploma in mental retardation and autism. Today I am going to present about pre-writing. Writing skills are foundational ability needed before a child can effectively write. These skills, often develop through activities like drawing, coloring, and tracing, build the necessary fine motor skills, hand eye hand coordination, and cognitive foundation for successful writing. They are crucial for developing the strength, control, and coordination required to hold and use a writing utensil, as well as ability to form letters and shapes. Uh, Key aspects of pre-writing cognitive skills, bilateral coordination. This is the stages of pre-writing skill development. Stages 1, crinkle paper, bang crayons on other writing using utensils or paper. Ma'am, next slide. Stage 2 may randomly scribbling, spontaneously scribbling, and vertical, horizontal, and circular direction, paint with whole arm movement. Uh, Stage 3, imitate a horizontal line, imitate a vertical line, imitate a circle, hold crayon,
palms and thumb with thumb and finger instead of fist. Paint with wrist action rather than whole arm movement. Stage 4. Imitate a cross. Imitate a right leg diagonal. Imitate a square. Put lines together to draw people. Stages 5. Trace a line. Imitate a triangle. Imitate a cross. Grasp pencil and writing position. Color with the lines of a picture. Print a few capital letters. Practice writing first name. These are pre-writing skills development. Stage 6 demonstrate how simple shapes can be put together to make drawing of people, animal and object. By age of 6, most children have mastered the basic strokes needed to form letters and numbers. Okay, ma'am. Thank you so much for Thank you. the. Yes, ma'am. You wanted to continue? But thank you, ma'am. Okay. Thank you for the presentation, ma'am. Now, the last talk is going to be on approach to developmental delay. So I'm Dr. Himanshi Kashyap. I have done my post-graduation diploma in developmental pediatrics, and today we will be talking about approach to developmental delay. Now, approach to developmental delay is a very complex topic, but let me try to make it a little simple for all of us to understand. Uh, so, so development is a very complex phenomenon, and to make it easy, we have divided the developmental milestones into four milestones or the four domains, like the gross motor, fine motor, speech and language, social and adaptive. अब ये सब चीजें क्या है? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स का मतलब है कि मूवमेंट जो बच्चे के बिग मसल से हो रही है, ठीक है। और फाइन मोटर मूवमेंट्स वो होते हैं जो बच्चों के स्मॉल मसल्स की मूवमेंट होती है। ग्रॉस मोटर का लाइक आई एम कमिंग बैक टू ग्रॉस मोटर में जैसे कि बच्चा रन कर रहा है, बैठ रहा है, all these comes in gross motor milestones. Then the second is the fine motor, wherein turning, twisting of the knob, or transferring one object to the other object, or using the fingers, ग्रॉस से फाइन मोटर मूवमेंट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स में वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग हिज लैंग्वेज करेक्टली, एंड इसमें आ जाता है आपका बैबलिंग, स्पीकिंग, फर्स्ट वर्ड बोलना या पूरा सेंटेंस बोलना। Then the fourth one is the social adaptive milestone. अब social adaptive milestones क्या है? It is talking about कि किस तरह से बच्चा socially interact करता है, अपने emotions को कैसे regulate करता है और अपने relations कैसे बनाता है। सो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और ये 4 स्टेजेस में हमने इसे डिवाइड किया है। और एक पांचवा माइलस्टोन बोला जाता है कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव माइलस्टोन्स इज रियली अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग वेयर द चाइल्ड ओवर फ्यू इयर्स लर्न्स हाउ टू think, learn, how to problem solve, and also it depends upon how good his memory skills are going to be. Now, अब ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स तो समझ में आ गया, बट इन केस अगर बेबीज में डिले हो रहा है तो व्हाट डज इट मीन टू बी गेटिंग डिलेड? So for an example, like I just give you a simple example. Imagine if we are traveling from Delhi to Mumbai. So from Delhi to Mumbai, we are going to come across few stations, right? Supposedly दिल्ली से चल रहे हो आप, तो आप कोटा राजस्थान पहुंच रहे हो, फिर वहां से आप बड़ौदा पहुंच रहे हो, गुजरात पहुंच रहे हो, सूरत पहुंच रहे हो, और फिर अल्टीमेटली आप आके मुंबई पहुंचते हो, करेक्ट? तो इसका मतलब ये है कि मैं दिल्ली से डायरेक्टली मुंबई तो स्टेशन रेलवे से नहीं जा सकती, देयर आर स्टॉप्स गोइंग टू कम, राइट? अब अगर मैं हर एक स्टेट को पास नहीं कर पा रही हूँ और मेरी ट्रेन अगर कोटा में ही रुक जाती है और वो आगे नहीं जा रही है, तो दैट मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम सम डिले, राइट?
So developmental delay क्या है? It refers to a child who has not gained the developmental skills expected for him or her compared to others of the same age group. Now, when we are coming to gross motor milestones, I would want you people to just go through these milestones and consider where your child is at now and at what age. So I'm just going to wait over here for 5 to 6 seconds. Please go through these milestones and understand where your child is and at what age. So that is it. Now that you people have gone through these 4 milestone chart, I just want to give you one example. Supposedly a child comes to me at say 2 years, and the parents say that the child is just sitting without support. इमेजिन अगर चाइल्ड 2 साल का है और वो वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स नहीं कर रहा. दिस इज व्हाट द पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि माय चाइल्ड इज नॉट एबल टू वॉक and he is not able to go up and down the stairs. And what is he doing? I ask. He says the parents say that my child is just sitting without support. So can you imagine, इतने सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बच्चे के बीच में रुक गए हैं, एंड डायरेक्टली द पेरेंट्स आर कमिंग एंड स्पीकिंग टू अस कि सिर्फ वॉक करना सिखा दो बच्चे को. So from this milestone, he has to be taught how to stand holding on. He has to be taught how to creep. He has to be taught how to walk alone, and then obviously run, and then he will start to walk down and up the stairs. Imagine. So when the parents come to us and expect the child to start walking in another 2 to 3 months, this is also another question when they come to ask us is like कितना टाइम लगेगा बच्चे को यहाँ तक पहुंचने के लिए. तो आप तो सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लीजिए कि बच्चा हमारा अभी सिर्फ 9 months में है या अब सिर्फ 8 महीने का काम कर रहा है और उसे 2 साल तक पहुंचना है. तो ऑलरेडी इतने सारे साल तो आपको 1.5 साल तो मिनिमम आपको इसी चीज में लग जाएंगे. सो expectation from us that the child will start walking in another 2 or 3 months is just not realistic. And also add on to this, like how well you are motivated to get that particular skill in your child also matters a lot. So it's going to be a combined work from the therapist as well as the parents to get the child from the sitting without support to walk up and down the stairs. It's going to be a long journey. It is not just going to be a 2 or 3 months matter that the child has come to the center and suddenly has started to walk up downstairs in just 2 or 3 months. Okay, this is what I just wanted to portray in this slide, that it takes time. We are going to be starting the therapies from the time the जो child की at present milestone है वहां से हम काम करना शुरू करते हैं, और फिर इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी. जो उसने माइलस्टोन्स अपने डिले हो चुके हैं, जो माइलस्टोन्स उसने कवर ही नहीं किए हैं, उसको हमें पहले डेवलप करना है ताकि बच्चा अपने 2 years के माइलस्टोन्स में पहुंच जाए. और सेम गोज विद नॉट ओनली ग्रॉस मोटर, इट ऑल्सो गोज विद द फाइन मोटर माइलस्टोन्स. It is also going to be the same for your language milestones as well as for the social adaptive milestones. अब आ जाइए कि ये जो माइलस्टोन्स में जो डिले हो रहे हैं वो उसका कॉज क्या है. व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल दीज माइलस्टोन प्रॉब्लम? व्हाई आर आवर किड्स नाउडेज सफरिंग फ्रॉम दिस डेवलपमेंटल डिले? सो लेट अस टॉक अबाउट कि इनमें कॉज क्या है, क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ आजकल के जो बच्चे हैं उनमें डेवलपमेंटल डिले हो रहा है. सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया है बर्थ इंजरी. बर्थ इंजरी का मतलब ये होता है कि जब बच्चा डेवलप हो रहा है या जब बच्चे ने की डिलीवरी हो रही है, तो क्या वो डिलीवरी स्मूथ डिलीवरी थी या कोई इवेंटफुल डिलीवरी थी या कोई कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो गए थे डिलीवरी के समय.
अगर बच्चे के डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं कि जहां बच्चा रोया ही नहीं है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और बच्चे को अनफॉर्चुनेटली एनआईसीयू या न्यूनेटल केयर सेंटर में लेके जाना पड़ा हो और वहां पे बच्चे को वेंटिलेट किया गया हो और ये सब प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो बच्चे के जो ब्रेन में इंजरीज हो जाती हैं। और क्योंकि ऑक्सीजन बराबर बच्चे के ब्रेन में पहुंचा नहीं है, जबकि वो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स में होना चाहिए था आफ्टर डिलीवरी, तो इस कारण भी बच्चों के बर्थ में प्रॉब्लम्स आने के कारण डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एट बर्थ नहीं होता, ये होना शुरू होता है जब बच्चा माँ की कोख में डेवलप हो रहा होता है, और स्पेशली इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी अगर कुछ मिसहैप हो गया है, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया है, या मदर ने बहुत ज़्यादा मदर के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है, या मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कुछ कारणों की वजह से बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट होती नहीं है, या जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट हो रही थी वो रुक जाती है, और जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। थर्ड रीजन होता है कि जेनेटिक या सिंड्रोमिक। इसका मतलब है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब कंसीव हो रहा है बिफोर प्रेगनेंसी, तो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, जो कि नॉर्मल मेल चाइल्ड में 46XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में 46XX क्रोमोसोम होता है। और ये जो क्रोमोसोम्स में अगर कुछ एनॉमली हो गई, जैसे 46 क्रोमोसोम्स की जगह 45 क्रोमोसोम्स हो गए, या किसी क्रोमोसोम्स की ड्यूप्लीकेशन हो गई, या किसी क्रोमोसोम का कोई पर्टिकुलर पार्ट बच्चे में नहीं पहुंचा है, तो इन कारणों की वजह से बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, या बच्चे को सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम्स का मतलब है कि किसी भी इस तरह के बच्चों में हम कुछ फीचर्स देखते हैं जो कि हर एक सिंड्रोम में, हर एक उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की एरर में वैसे ही बच्चे दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता होगा तो डाउन सिंड्रोम एक बहुत ही नोन सिंड्रोम है, जहाँ पे आप जिन भी बच्चों को देखोगे तो वो वैसे ही सिमिलर फेसेस के साथ में दिखते हैं, जैसे कि वो एक मंगोलॉइड है, वो चाइना से आ गया है, इस तरह से आपको फेशियल फीचर्स दिखेंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके क्रोमोसोम्स में डेवलप होते हुए प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो ये बच्चे भी डेवलपमेंटल डिले के साथ हमारे पास में आते हैं। फोर्थ रीजन है कि इन केस अगर इन्फेक्शन हो गया है, या तो इन यूट्रो, यानी कि जब माँ के कोख में बच्चा डेवलप हो रहा है उस समय ही इन्फेक्शन हो गया, माँ को फीवर आ गया, रैश हो गया, या बहुत बड़ा मेजर इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से भी बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर बच्चा पैदा हो गया है और फर्स्ट मंथ में अगर बच्चे को ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, या बच्चे को डायरिया हो गया और उसे सेप्सिस हो गया है, तो उन कारणों की वजह से भी बच्चों के ब्रेन में डेवलपमेंट में इश्यूज हो सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बोला जाता है कि बच्चे की जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से फिनिश नहीं होती है जब बच्चा पैदा होता है। आपकी 80% ऑफ द ब्रेन जो डेवलपमेंट होती है वो फर्स्ट 3 years में होती है। यानी कि अगर फर्स्ट 2 या 3 years में बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो गया है या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे सिचुएशंस में बच्चे के डेवलपमेंटल डिले हो सकते हैं आगे चल के। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज न्यूरो डेवलपमेंटल कॉजेस ऑफ डेवलपमेंटल डिले। अब ये एक न्यू एंटिटी जुड़ गई है डेवलपमेंटल डिले के कॉज में, और यही जो कारण है जो आज तक साइंटिस्ट रिसर्च वर्क को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों हमारे बच्चों में डेवलपमेंटल डिले हो रहा है, जबकि उनमें कोई बर्थ में प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई उनमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है, कोई उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर क्यों हमारे बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सो बोला जाता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है ये कुछ जेनेटिक कॉसेस है, इसके कुछ एनवायरमेंटल कॉसेस है। अब एनवायरमेंटल कॉसेस क्या है? क्या हमारा रहना सहना बदल गया है कुछ सालों में? क्या हमारी फैमिली में हमारा जो बर्ताव है वो सही नहीं चल रहा है? या क्या हमारी बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर हो रही है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं,
बच्चे ही नहीं, इवन एडल्ट्स. सो वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग रॉन्ग इन आवर वे ऑफ लिविंग कि हमारे बच्चों में डेवलपमेंटल डिले या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. तो अभी भी इन चीज़ों पे रिसर्च चल रहा है और अभी एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं चला है. बट हाँ, इस तरह से हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स देख रहे हैं और इनमें से मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स है वो है ये ऑटिज्म डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है. और बोला जाता है कि 35 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक रहेगा, अकॉर्डिंग टू द CDC अप्रैल 2023 जो उन्होंने डेटा दिया है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और वो बिल्कुल भी इंटरैक्ट करने को तैयार नहीं होते दुनिया से, वो अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं. फिर दूसरा आ गया आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इनके बारे में भी स्टडीज हुई इंडिया में और बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 14% जो बच्चे हैं, 1.6 to 14% जो बच्चे इंडिया में, इन्हें ADHD हो रहा है. अब ये ऐसे कैसे, ये ADHD के क्या सिम्टम्स होंगे? ऐसे वाले जो बच्चे होते इन्हें लगता है कि दे आर ऑलवेज ऑन द गो, यानी कि ऐसा लगता है कि इन बच्चों के पैरों के नीचे एक मोटर कार है और ये मोटर कार बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, उनमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा है. आप ऐसे बच्चों में जब देखोगे सिम्टम्स तो वो बस अपने इधर उधर भागते रहेंगे, तूफान मचाते रहेंगे और बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते हैं. कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर उचड़ रहे हैं, कभी उधर कभी गिर रहे हैं और ऐसा लगता है कि भाई रुक तो जाओ. तो यानी कि इनकी मोटर कार में स्पीड ब्रेकर ही नहीं है, स्पीड की कोई ट्यूनिंग ही नहीं बैठी हुई, स्पीड को कंट्रोल करने की कोई ट्यूनिंग नहीं बैठी. अब तीसरा है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स. इसे कहा जाता है कि बच्चे जो हो रहे हैं इनमें थोड़ा इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स हो रहे हैं. और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का मतलब है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 4 डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, जैसे कि ग्रॉस है, फाइन मोटर है, सोशल अडेप्टिव है और लैंग्वेज है. इन चारों में से 2 से अगर ज्यादा बच्चे के माइलस्टोन्स रुक गए हैं, उसके साथ में अगर उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव माइलस्टोन्स का मतलब है कि उसकी इंटेलिजेंस खत्म है या उसकी इंटेलिजेंस, मेमोरी स्किल्स या उनकी थिंकिंग प्रोसेस या वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिट. अगर वो भी मौजूद है बाकी के 2 माइलस्टोन्स डिले में, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले. और इसका भी प्रपोर्शन काफी हाई है, 3 to 19% बताया जाता है. अब लास्ट आ गया है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती है. अब अगर आप स्कूल में जाएं तो हर एक बच्चे को फर्स्ट क्लास मार्क्स नहीं आते. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पीछे रहते हैं. तो इन बच्चों में हो सकता है कि मोटिवेशन का तो हो ही होता है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है या वो मोटिवेटेड ही नहीं है. बट कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें ये भी हो सकता है कि उनकी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लर्न नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें मैथ्स समझ नहीं आ रहा, उसकी वजह से उन्हें लिखना नहीं समझ में आ रहा कि हम वो 4 लाइन्स में कैसे प्रॉपरली लिखे. उसकी वजह से ये हो सकता है कि वो वर्ड्स में अंतर नहीं समझ पाए, उनमें वर्ड्स की, लेटर्स की मिररिंग हो जाए. तो इस तरह से ये सारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं इनका कॉज रिसर्च चल रही है. बट ये जो प्रॉब्लम्स है आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है. अब आगे चलते हैं कि जब ऐसे बच्चे जब डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास आते हैं तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो सबसे पहले जब आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास आओगे तो ऑब्वियसली वो सारे अपने डेवलपमेंटल चार्ट्स खोलेंगे, देखेंगे कि क्या बच्चे ने अपनी उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो माइलस्टोन्स आनी चाहिए थी वो आ चुकी है कि नहीं उसकी, और अगर नहीं आई है तो कितना डिले हो गया है. दूसरा, अगर डॉक्टर को लगता है कि क्या बच्चे में सिम्टम्स लग रहे हैं, बिहेवियर उसकी ऐसी है कि ऑटिज्म जैसा लग रहा है या अटेंशन डेफिसिट ADHD जैसा लग रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, कुछ चार्ट्स, कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं जो हम पेरेंट्स को देते हैं
उसे फिल करते हैं, उनके साथ में बैठ के हम भी बैठ के उन्हें हेल्प करते हैं देखने के लिए कि क्या क्या डेफिसिट चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उस बच्चे में। तो इन क्वेश्चनर्स या इन टूल्स के मदद से हम बच्चों को लेबल करते हैं कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये बच्चे को वो प्रॉब्लम हो सकती है। बट जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि अब न्यूरो डेवलपमेंटल डेवलपमेंट के जो डिलेज है, इसको हम इन्वेस्टिगेट इसी तरह से करते हैं, यानी कि क्वेश्चनर्स टूल से करते हैं। हम इनका ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते, हम नहीं पता कर सकते कि ब्लड या से बच्चे को एएसडी ही है कंफर्म या एडीएचडी ही है। तो इनमें हमें इनके बिहेवियर्स को देख के हम डिटरमाइन करते हैं कि इन बच्चों को ये प्रॉब्लम है। अब द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि क्योंकि ये क्वेश्चनर सिस्टम है, तो डेफिनेटली जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं कुछ बच्चों में, तो कुछ समय के बाद में हमें लगता है कि ऐसे बच्चे ठीक होते जा रहे हैं। तो द बेस्ट न्यूज फॉर द पेरेंट्स इज कि यदि आप प्रॉपर थेरेपीज दे बच्चों को, तो ये कंडीशंस थोड़े से माइल्ड हो जाते हैं और कभी कभी ना के बराबर हो जाते हैं, और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि जो बच्चे अर्ली एज में एएसडी थे वो आगे चल के हमें लगेगा अच्छा ये तो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे बाकी बच्चे बिहेव करते हैं। तो बड़े हल्के से सिम्टम्स शायद रह जाते हैं अगर आपने उसके ऊपर बच्चे के ऊपर अच्छे से स्टार्टिंग से ही वर्क किया। बाकी असेसमेंट टूल्स में जब पेरेंट्स बच्चे के साथ में आते हैं तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ खेल के हम कुछ समझने लगते हैं कि बच्चे की बिहेवियर किस तरह से है, और उसके बाद में हम बच्चे की डेवलपमेंटल कोशेंट या सोशल कोशेंट या आईक्यू टेस्टिंग करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि क्वोशंट क्या होता है, सोशल क्वोशंट क्या होता है। तो क्वोशंट कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है जो हम बच्चे को परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, और कहा जाता है कि चाहे डेवलपमेंटल क्वोशंट हो या सोशल क्वोशंट हो या डेवलपमेंट क्वोशंट हो या आईक्यू हो, ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही हम बच्चों को नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और आईक्यू टेस्टिंग में हम देखते हैं कि अगर बच्चे की 85 से ज्यादा अगर स्कोरिंग आ रही है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो ये एक परसेंटेज से हमें आइडिया पड़ जाता है कि अच्छा ये परसेंटेज है, इसका मतलब जो भी नीचे है इन बच्चों में थोड़ी सी डेफिनेटली प्रॉब्लम है और उनमें हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सोशल डेवलपमेंट और क्वोशंट और डेवलपमेंटल क्वोशंट बड़ा आसान है फाइंड आउट करना, बट ये आईक्यू टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा बच्चा कभी कभी बात भी नहीं कर रहा होता, वर्बल भी नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हम बच्चों में यूज करते हैं। एक है ये सेग्विन बोर्ड टेस्ट, इसमें हम बच्चों को ये जो शेप्स है इसी बोर्ड में लगाने के लिए टाइम देते हैं, और उस टाइम का हम कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे ने कितने टाइम में उसे किया। इससे हमें बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन समझ में आती है, स्पेशल ओरिएंटेशन समझ में आती है, और बहुत सारे छोटे छोटे समझ में आ जाती है कि बच्चे की इंटेलिजेंस कैसी होगी। और इस गेम में या इस पर्टिकुलर टूल में हमें बच्चे की बात करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि अगर उसका स्पीच या लैंग्वेज डिले है तो भी हम इस टूल से बच्चे के आईक्यू लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। और बाकी के ये जो 3 चार्ट्स दिखाए हैं ये भी बड़े आसान होते हैं, जहाँ पे बच्चा लिखना सीख रहा है या अपने कुछ ब्लॉक्स बनाना सीख गया है, तो उनमें हम ये चेक करते हैं कि क्या बच्चा 3 साल का है तो वो सर्कल बना पा रहा है, क्या 4 साल का है तो ये क्रॉस बना रहा है, क्या ये 7 इयर्स का हो गया इसे डायमंड शेप बनाना आ रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि कहाँ तक बच्चा बना रहा है डायग्राम। और अगर ये 5 साल का है और अगर 3 साल तक ही कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका मेंटल एज से 3 इयर्स तक है और आगे की चीजें अभी तक इसे आती नहीं है। ये है ब्लॉक टेस्ट, जहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा ट्रेन बना पा रहा है 2 साल में, या कोई 3 साल पे अगर ये टावर बना पा रहा है 9 क्यूब्स का, या अगर वो अब 6 साल का हो गया है अब ये स्टेप लैडर जैसा पैटर्न बना पा रहा है कि नहीं। और अगर ये सारी चीजें बच्चे नहीं बना पाते तो अगेन वी नो कि हिज मेंटल एज हैज नॉट रीच, सपोजिटली अ चाइल्ड इज ऑफ 2 इयर्स एंड वो 2 क्यूब का भी नहीं बना पा रहा है, तो ही इज ऑब्वियसली नॉट in this mental age, he is probably less than 15 months age. So दिस इज हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट कि बच्चे की आईक्यू लेवल्स कैसी है। और ये लास्ट वाला जो टेस्ट है इसमें हम बच्चों को एक डायग्राम बनाने बोलते हैं, कि हम बोलते हैं बच्चों को चलो मम्मी की फोटो बनाओ या डैडी की फोटो बनाओ या अपने आप की एक फोटो बना दो,
और फिर जो बच्चे ने अपने डायग्राम्स में जैसे जैसे बनाया होता है कि आइस बना दी, या कुछ बच्चों ने सिर्फ एक आइस बना दी और ईयर्स भी नहीं बनाए और हैंड भी नहीं बनाया प्रॉपरली, और एक हेड बना दिया और जो ट्रंक है उसको डायरेक्टली अपने नेक से कनेक्ट कर दिया विदाउट पुटिंग अ नेक। सो इस तरह से हम हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी हम स्कोर करते हैं, और उससे भी हमें पता चल जाता है कि भाई ये इसका मेंटल एज कैसा है। अब जैसे ये बच्चे ने जो बनाया है इसका 13 स्कोर आ रहा है, और इसकी डायग्राम के हिसाब से, अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितने साल के बच्चे ने बनाई थी ये डायग्राम, बट ये जैसे आप नीचे पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि मेंटल एज ऑफ दिस चाइल्ड आफ्टर लुकिंग एट दिस डायग्राम इज 6 and 1/4 years। तो इस तरह से हम बच्चों के और ओके, ये वाला जो टेस्ट है ये उन बच्चों के लिए यूज किया जाता है, ये मैलेंस इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट है, और ये टेस्ट हम उन बच्चों में करते हैं जिनमें लैंग्वेज आ चुकी है और वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स बराबर दे पा रहे, तो उनमें ये हम थोड़ा सा अच्छा टेस्ट करके पता कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि आईक्यू टेस्ट करने की क्या जरूरत है, राइट? सो हमें आईक्यू टेस्ट क्यों करना है इन बच्चों में? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस वाले जो बच्चे हैं उनमें से 30% जो बच्चे हैं उनमें मेंटल जो डेफिसिट्स होते हैं, अगर आईक्यू लेवल्स कम है तो 30% जो बच्चे वो ओवरऑल पूरे जिंदगी अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहेंगे, सारी चीजों के लिए डिपेंड होंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, अगर आईक्यू लेवल्स बहुत पुअर है। अगर बच्चे के आईक्यू लेवल्स मॉडरेट है तो वो ट्रेनेबल कहलाए जाते हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे के उनमें हम स्किल्स दे सकते हैं जिनकी वजह से वो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाए। और बाकी जिनकी आईक्यू बहुत अच्छी होती है तो उनमें हमें बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस दिखता है, वो फ्यूचर में अपने आप के पैरों पे खड़े हो सकते हैं और सोसाइटी में जो बाकी जैसे काम करते हैं वहां पे अपनी जगह बना सकते हैं। अब आ जाइए ट्रीटमेंट में कि किस तरह से हम बच्चों की ट्रीटमेंट करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये कोई डिजीज तो नहीं है और ना हम कोई ब्लड टेस्ट कर सकते, तो इसमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में हमें रिहैबिलिटेशन करना है, यानी कि हमें बच्चों की थेरेपीज देनी है, और थेरेपी से हम इनके जितने स्किल्स आए नहीं हैं, डेवलपमेंट में डिले हो गए हैं, उनको हम डालने की कोशिश करते हैं या उनमें वो ले आने की कोशिश करते हैं। और अब इनके लिए हमें स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट, स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्सो समटाइम्स क्योंकि बच्चा बात नहीं कर रहा, बच्चा अच्छे से हमारे साथ में मिलजुल नहीं रहा है, या कुछ बिहेवियर पैटर्न हो रहा है उनमें कि जहाँ पे वो बहुत टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो ऐसे में हमें किसी बिहेवियरल थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। अब जब हम बच्चे को थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं थेरेपीज के लिए, तो हम उनके साथ में डिस्कस करते हैं कि भाई ये हमारे गोल्स हैं, कि ये हमारे डेवलपमेंटल डिले हो गए हैं और इन डेवलपमेंट पे आपको काम करना है। जैसी थेरेपीज कंटिन्यू रहती है तो हम उनके प्रोग्रेस की इवैल्यूएट करते हैं कि भाई कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना टाइम और लगने वाला है बच्चे को अपने स्किल्स ले आने के लिए। और फिर हम ये भी ध्यान रखते हैं कि भाई अगर बच्चे में सिर्फ लैंग्वेज एंड स्पीच की प्रॉब्लम है तो कहीं उसी पे फोकस करते हुए हमारी ग्रॉस मोटर मूवमेंट या हमारी राइटिंग स्किल्स तो कम नहीं हो रही है, या वो बच्चा नहीं पिकअप कर रहा है, बट अब चलो ठीक है थोड़ा लैंग्वेज स्पीच शुरू हो गई है थेरेपी तो वो तो कर रहा है, बाकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो इसलिए वी हैव टू रिमेंबर दैट जब भी हम थेरेपीज भी दे रहे हैं तो बाकी की सारी जो माइलस्टोन्स है वो भी साथ साथ उसे स्टिमुलेट करना जरूरी है। अब सेकेंड कॉलम में आ रहा है मेडिकेशंस। बहुत सारे पेरेंट्स जब हम बोलते हैं कि क्या हम मेडिसिन भी कोशिश कर सकते हैं देने के लिए, तो उनका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि नहीं, वी डू नॉट वांट टू स्टार्ट मेडिकेशंस। सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल द पेरेंट्स कि देर आर सर्टन कंडीशंस वेयर हमें मेडिसिन की जरूरत हो सकती है। हाँ, डेफिनेटली आई वुड नॉट एनकरेज दैट यू शुड गिव द किड्स हु आर लेस देन 5 years मेडिकेशंस, बट जो बच्चे 5 साल के ऊपर हो गए हैं और उनमें थेरेपीज बहुत डिफिकल्ट हो रही है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो अटेंशन नहीं पे कर रहे, तो ऐसे बच्चों में हम मेडिकेशंस दे के कोशिश कर सकते हैं कि वो थोड़ा कोऑपरेट करे थेरेपीज देते समय। तो जिन बच्चों में अटेंशन नहीं है, जिन बच्चों में एंजाइटी बहुत लेवल हाई है, जो सो नहीं पा रहे रात को, या जिनमें फिट्स आ रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे वो सेल्फ इंजरीज क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं या वो किसी और को मार रहे हैं,
और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में मेडिकेशंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और देखा जाता है कि 70% ऑफ द किड्स में मेडिकेशंस देकर उसका बहुत फ़ायदा भी होता है। So that gets me to the end of my presentation. I hope you all have heard this, and if you have any questions, you can definitely ask all of us. So I think everybody, I think since there at present are no questions, we should, I think, wind up.